Hanji, good morning, students. Today we discuss the topic classical comparative cost theory, परंपरावादी तुलनात्मक लागत सिद्धांत। इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं लाइक एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जे.एस. मिल, मार्शल, केयरनेस, वेस्टबल, ये लास्ट के 2-3 जो है वो न्यो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं। दे हैव फॉरवर्डेड theory, comparative cost theory, and also modern economists like Haberler, Taussig, Ohlin, they have Heckscher, they have also explained their views on international trade. Let us first discuss Adam Smith's absolute cost advantage. Adam Smith का निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत। As I told you earlier, that basically the history of trade goes back to mercantilism, वाणिज्यवाद. Mercantilism was a line of thinking which focused on more and more promotion of फॉरेन ट्रेड। विदेशी व्यापार जितना ज़्यादा किया जाएगा उतना ही किसी देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण होगा, ऐसा वाणिज्यवादी या व्यापारवादी अर्थशास्त्रियों का विचार था। और एक तरह से फ्री ट्रेड की बात करते हैं वो, वेयर देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस, इट मीन्स देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। जो संरक्षणवाद है, प्रोटेक्शनिज्म मीन्स व्हेन a nation protects its domestic industries from foreign competition, and the tool is by imposition of, यानी कि किस तरीके से वो प्रोटेक्ट करते हैं डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को। The tools are the policy of protection whereby there are imposition of tariffs, custom duties, you can say quantitative restrictions or qualitative restrictions। इस तरीके के टैरिफ ड्यूटीज़ या कस्टम ड्यूटीज़ लगाकर हम फॉरेन कमोडिटीज़ को महंगा करके डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट एडम स्मिथ वॉज इन फेवर ऑफ, यू मस्ट हैव रेड इन योर another paper that Adam Smith was in favor of promotion of free trade, free market economy where the market forces work, so there is no need of any protectionism. What Adam Smith says, whether the advantage which one country has over another be natural or acquired is in this respect of no consequence. As long as the country has those advantages and the other wants them, it will always be more advantageous for the latter rather to buy of the former than to make it। यानी कि एडम स्मिथ क्या कहते हैं बेसिकली कि जब एक कंट्री स्पेशलाइज कर लेता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल जाता है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स अप्लाई होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट अप्लाई होता है, तो इन कंडीशंस में क्या होगा, चाहे ये सब नेचुरली उसके नेचुरल रिसोर्सेज की एडवांटेज की वजह से उसको एक एडवांटेजस पोजीशन मिली है या एक्वायर्ड है। एक्वायर्ड मीन्स कि उससे अपनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से, मैनेजरियल स्किल से या कैपिटल डेवलपमेंट से उसको एक्वायर किया, प्राप्त किया हो। दोनों ही परिस्थितियों में अगर एडवांटेजेस पोजीशन है किसी कंट्री की, मीन्स एक कंट्री लो कॉस्ट पर प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लेता है, तो दूसरी कंट्री को हमेशा उस दूसरे देश से ही खरीदना चाहिए जो सस्ता प्रोड्यूस कर रहा है, और खुद बनाने का उसमें कोई लॉजिक नहीं रह जाता है। तो इस तरीके से एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज यानी कि निरपेक्ष लागत, जब देश जो है वो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज के बेसिस पर स्पेशलाइजेशन अचीव कर लेते हैं, तो इस तरीके से जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड में दोनों कंट्रीज़ को जो है वो फ़ायदा होता है। लाइक एज वी हैव वेरी सिंपल एग्जांपल फ्रॉम द विलेज इकोनॉमी, दैट the village economy is divided into 4-5 parts, like the tailors जो है वो कपड़ा स्टिच कर रहा है, या जो वीवर है वो कपड़ा बुन रहा है, कुम्हार बर्तन बना रहा है, ठीक है, और या जो फार्मर है वो बीज फसल उगा रहा है। तो एक तरह से एक पर्टिकुलर वर्क इज असाइंड, डिवीज़न ऑफ वर्क भी हो गया, डिवीज़न ऑफ लेबर भी हो गया, प्रोडक्ट भी हो गया, ठीक है। और उस स्पेशलाइजेशन में, जैसे इसमें भी एग्जांपल है कि एक दर्जी जो अपने जूते खुद नहीं बनाता, बल्कि जूता बनाने वाला अपना स्टिचिंग नहीं करता। तो इस तरीके से दोनों, यानी कि जो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रोड्यूसर्स हो गए एक तरह से, चाहे वो टेलर है, वीवर है, या पॉटर है,
या फार्मर है, तो दे विल प्रोड्यूस देयर ओन प्रोडक्ट एंड विल एक्सचेंज इट फॉर अनदर। जैसे विलेज इकॉनमी में बार्टर सिस्टम से हो जाता था, और मॉनेटरी इकॉनमी जो है थ्रू मॉनेटरी सिस्टम के थ्रू। तो एडम स्मिथ की थ्योरी एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज की यही है। आई अगेन रीड आउट, वेदर द एडवांटेज विच वन कंट्री हैज़ ओवर अनदर इज नेचुरल और रिक्वायर्ड, in this respect of no consequence, as long as one country has those advantages and other wants them, it will always be more advantageous for the latter to buy rather than to produce it। तो जो अगर हमें दूसरे देश से मिल रहा है वो प्रोडक्ट इजीली बना बनाया और सस्ता और एफिशिएंट, तो हमें वहीं से खरीदना चाहिए। तो एग्जाम्प्लीफाई कैसे करते हैं एडम स्मिथ, दिस लिसन केयरफुली। मान लीजिए एडम स्मिथ का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। मान लीजिए देर आर टू कंट्रीज, लेट अस अज्यूम दैट देर आर टू कंट्रीज ए एंड बी, एंड दे प्रोड्यूस टू कमोडिटीज़ एक्स एंड वाई। दो देश हैं, दो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तो इन वस्तुओं के उत्पादन का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हम देख सकते हैं। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को आपने लेबर थ्योरी ऑफ एडम स्मिथ पढ़ी होगी, लेबर की टर्म्स में ही हम मेज़र करते हैं। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू पढ़ी है आपने एडम स्मिथ की, तो लेबर टर्म्स में ही हम मेज़र करते हैं, यानी कि वट एवर इज़ प्रोड्यूस्ड इज़ मेजर इन टर्म्स ऑफ लेबर यूनिट्स, या जो कॉस्ट है उसे लेबर कॉस्ट की टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हर देश के पास 2 श्रम दिन, 2 लेबर डेज अवेलेबल है या 1 लेबर डे अवेलेबल है, और दोनों में से एक एक वस्तु प्रोड्यूस कर लेते हैं। अगर हम इसको टेबल में देखते हैं, इसकी फ़ोटोज़ मैं भी डाल देती हूँ, तो आप देख सकते हो कि देयर आर 2 कंट्रीज़ ए एंड बी एंड 2 कमोडिटीज़ एक्स एंड वाई। और एक दिन का लेबर 1 लेबर डे लगाने से कंट्री ए जो है एक्स का 20 यूनिट्स और वाई का 10, और बी कंट्री एक्स का 10 और वाई का 20 प्रोड्यूस करता है। इट मीन्स इन कंट्री ए एक्स की एक इकाई के बदले में 0.5 वाई यूनिट्स मिलती हैं, और कंट्री बी में एक्स की एक इकाई के बदले में वाई की 2 यूनिट्स। यानी कि अगर हम एक्सचेंज रेट देखें तो 1x इज़ इक्वल टू 0.5 वाई इन कंट्री ए एंड 1x इज़ इक्वल टू 2 वाई इन कंट्री B. So given this exchange ratio जो है, we can find out कि दोनों देशों को दोनों ही वस्तुएं प्रोड्यूस नहीं करनी है, बल्कि आपस में एक दूसरे से एक प्रोड्यूस करना है और दूसरे को दूसरे से खरीद लेना है। जैसे कि हम देखते हैं इसको रेशियोज कैसे कैलकुलेट करेंगे। इन कंट्री ए एक्स दोनों ले लेते हैं ना, कंट्री ए के एंगल से अगर हम देखते हैं, एब्सोल्यूट रेशियोज हमने क्योंकि निकालनी है ए और बी के एंगल से, तो ए कंट्री का एक्स का प्रोडक्शन और डिवाइडेड बाय बी कंट्री का एक्स का प्रोडक्शन, यानी कि जैसे आपका एक्स का ए में 20 और बी में 10 है, तो 20/10, ठीक है। और वाई का ए में 10 है और बी में 20 है, तो 10/20, ठीक है। सो इट मीन्स कि जो एक्सचेंज रेशो है देश कंट्री ए और बी में एक्स और वाई से रिलेटेड जो आप देख सकते हैं 20/10, यानी कि एक्स का 20/10 इज़ ग्रेटर देन 1 एंड दिस इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 10/20। 10/20 तो 0.5 आ गया और 20/10 2 आ गया, तो 2 जो है दिस इज़ मोर देन 1 एंड दिस इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 0.5। तो इस तरीके से हम एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज की रेशियोज को कैलकुलेट कर सकते हैं और स्पेशलाइजेशन का डिसीजन जो है वो लिया जा सकता है। अगर हम डायग्राम में भी देखें तो हमारे पास जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स हैं, स्ट्रेट लाइन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इसी रेशो से हमने ड्रॉ की है। एक्स एक्सिस पे एक्स कमोडिटी है, वाई एक्सिस पे वाई कमोडिटी हमने मेज़र की है, ठीक है। और कंट्री ए का है ये देखिए आप, ए में x20 और y10, ठीक है। तो A1 एक हमारे पास प्रोडक्ट PVC लाइन आ जाती है कंट्री ए की। इसी तरीके से कंट्री बी में 10x का है और 20y का है, तो ये 10 और 20 को जब हम प्लॉट करेंगे यू विल गेट रेशो B1, यानी कि आप देख रहे हैं टेबल से भी क्लियर हो रहा है कि ए कंट्री x का 20 ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और बी कंट्री y का 20 ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहीं से क्लियर है इस टेबल से, और आप जब आप पीपी से ड्रॉ करेंगे तो और आपको क्लियर हो जाता है। तो वी कैन फाइंड आउट दोनों कंट्रीज़ के गिवन टेक्नोलॉजी और फैक्टर एंडोमेंट्स को मानते हुए हम ये देख सकते हैं कि अगर ऑल सारे रिसोर्सेज ए कंट्री एक्स के प्रोडक्शन में लगा देता है तो कंट्री एक्स जो है वो मैक्सिमम OA1 पीपीसी आप ड्रॉ करते ही हो ना, एक्स एक्सिस पे हम देख रहे हैं OA1 प्रोड्यूस कर सकता है, एंड अगर वो वाई में लगा देता है तो मैक्सिमम OA कर सकता है, जबकि हम देख रहे हैं कि OA1 इज़ मोर देन OA,
ठीक है, जैसे कि 20 इज़ मोर देन 10 ऐसे समझ लीजिए। और कंट्री बी जो है वो उसकी लाइन PPC BB1 है। इफ़ ऑल द रिसोर्सेज आर डाइवर्टेड इनटू प्रोडक्शन ऑफ वाई बाय कंट्री बी, तो OB जो है मैक्सिमम प्रोडक्शन होगी बी कंट्री में, और एक्स का जो है OB1 होगा। तो जैसे कि हमने टेबल में देखा कि कंट्री बी एक्स का 10 और वाई का 20, मीन्स वाई का ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है। तो इस तरीके से जो है कंट्री बी जो है वो वाई का प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकता है। ठीक है, तो हम दोनों PPC की स्लोप से भी मेज़र कर सकते हैं कि किस कंट्री को जो है वो क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। तो इस तरीके से वी कैन फाइंड आउट कि कंट्री A हैज़ द एब्सोल्यूट cost advantage in the production of X and B country has absolute cost advantage in the production of